प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या को महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देने के साथ ही साथ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का अयोध्या दौरा कई मायनों में बेहद अहम रहा। अयोध्या को जहां महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिली, वहीं प्रधानमंत्री ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा रेलवे लाइनों के दोहरीकरण समेत कई बड़ी परियोजनाओं की भी सौगात मिली। कुल 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में से 15,000 करोड़ के करीब सिर्फ अयोध्या के विकास में खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 1100 करोड़ की परियोजनाओं से आसपास के जिलों को भी चमकाया जाएगा। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, अयोध्या, न्यूज़ 24। देखिए, प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका। मैं धर्मपथ पर मौजूद और आपको सामने तस्वीरों में नजर आ रहा है प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ता हुआ और पूरी सिक्योरिटी का आप देख रहे हैं यहाँ पर मुस्तैद। और प्रधानमंत्री का काफिला देखिए कुछ देर के लिए रुक गया है। वहाँ पर कुछ लोक कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं। सामने आपको बिल्कुल हमारे ठीक सामने आपको नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, गाड़ी से बाहर निकल करके अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उन पर पुष्पों की वर्षा की जा रही है, फूलों की वर्षा, गुलाब की पंखुड़ियों से उनका स्वागत किया जा रहा है। हमारे ठीक सामने आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या की सड़कों पर उनका रोड शो लगातार यहाँ पर जारी है। 15 किलोमीटर लंबा ये रोड और इस धर्मपथ से होते हुए भक्ति पथ को घूमते हुए और करीब 15 किलोमीटर का सफर तय करते हुए वापस। हमारे ठीक सामने ये तस्वीरें न्यूज़ 24 के दर्शकों के लिए आपको सामने बिल्कुल सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको प्रधानमंत्री का काफिला आपको सामने नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये सामने एक प्रस्तुति हो रही है, सर पे मटकी रख करके ऊपर आग जल रही है। ये तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री के लिए खास प्रस्तुति ये की जा रही है यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में आयोजित जनसभा के दौरान कहा कि आने वाले 22 जनवरी को सभी लोग अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी दुनिया बड़ी उत्सुकता के साथ 22 जनवरी का इंतजार कर रही है और वो भी उतने ही उत्सुक हैं। मोदी ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जो कहता है उसके लिए जीवन खपा देता है। मोदी ने ये भी कहा कि जब नियत अच्छी होती है तो ऐसे ही काम होते हैं। मोदी ने लोगों से अयोध्या को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। मोदी ने कहा कि जिनको निमंत्रण मिला है वही केवल 22 जनवरी को अयोध्या आए। मोदी ने कहा कि मंदिर बन गया है लेकिन अब प्राण प्रतिष्ठा की बारी है। यही नहीं, मोदी ने ये भी कहा कि जल्द ही अवध में बिहारी जी भी विराजेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से ये भी अपील की है कि आने वाली 22 जनवरी को सिर्फ वही लोग अयोध्या आएं जिनको निमंत्रण मिला है। बाकी लोग 23 जनवरी के बाद अपनी सुविधा के अनुसार अयोध्या में दर्शन करने के लिए आएं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। आखिर रामलला की कौन सी मूर्ति मंदिर में होगी विराजमान? रामलला श्वेत होंगे या श्याम, इस पर आखिरी मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रवार को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति के चयन को लेकर मंदिर कमेटी की बैठक हुई। जिन 3 शिलाओं पर प्रभु श्री राम की बाल स्वरूप मूर्ति बनाई गई है, उनमें से कृष्ण शिला पर मैसूरू के शिल्पकार अरुण योगीराज के हाथों से बनाई गई मूर्ति पर अंतिम मुहर लग सकती है। जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट ने काफी मंथन के बाद श्याम शिला पर उकेरी गई प्रभु श्री राम की बाल्यकाल मूर्ति को फाइनल कर दिया है। इस शिला के चयन के पीछे का पौराणिक महत्व भी है। कारकला स्थान तुंगा नदी के तट पर बसे पौराणिक और आध्यात्मिक शहर श्रीगेरी के से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रीगेरी का जिक्र त्रेता युग में भी मिलता है। यह शहर जो है वो ऋषि श्रृंग के नाम पर पड़ा। रामायण में इस बात का जिक्र है कि ऋषि श्रृंग ने ही पुत्रहीन महाराज दशरथ के पुत्र के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया था। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। अयोध्या में ही नहीं श्री राम के नारे गूंज रहे हैं और पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारे गूंजना शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या में वहां पे जिस तरह से राम जन्मभूमि को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है और 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, इसको लेकर कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ता जगह जगह लोगों के पास जा रहे हैं और अयोध्या जाने का आमंत्रण दे रहे हैं। चावल है, अच्छत है, फोटो है और लोगों से कह रहे हैं कि जो लोग अयोध्या न जा पाए अपने गांव के मंदिर में 5 दिए 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्म के नाम पे जलाएं। तो वाकई कह सकते हैं कि बंगाल में भी जय श्री राम के नारे गूंजने शुरू हो चुके हैं और जगह जगह अयोध्या जाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों को निमंत्रण पत्र भी दे रहे हैं। तो वाकई
पूरे देश में जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं और अब जय श्री राम का नारा को लेकर बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुट चुकी है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। श्री राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, यानी रामलला का आगमन होगा और इस दिन को पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी अविस्मरणीय और अलौकिक बनाने के लिए अब तैयारियां 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी। यहाँ आपको बताएं कि विश्व हिंदू परिषद और साथ ही साथ कैट यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ बिजनेस ट्रेडर्स ने यह आह्वान किया है कि हर घर अयोध्या, घर घर अयोध्या के साथ हर दुकान राम के नाम पर अभियान जो है वो चलाया जाएगा। यहाँ आपको बताएं कि दिल्ली के जो तमाम व्यापारी हैं वो गौरी शंकर मंदिर चांदनी चौक से इसकी शुरुआत करेंगे, जहां पर पूर्ण विधि विधान से श्री राम ध्वजा का पूजन कर शंखनाद किया जाएगा और उसके बाद वहां से चांदनी चौक की हर दुकान पर व्यापारी दुकान जाएंगे और हर दुकान के व्यापारी को राम ध्वजा, श्री राम पटका, स्टिकर, पोस्टर और श्री राम कार्ड देंगे। साफ तौर पर पूरे देश में 22 जनवरी को लेकर उत्साह है। कैमरामैन सुनील के साथ दिल्ली। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे सहित मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले को निमंत्रण भेजा गया है। बताया जा रहा है कि यह निमंत्रण कुरियर के जरिए भेजा गया है और यह निमंत्रण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से राम मंदिर न्यास अयोध्या की द्वारा भेजा गया है और कहा गया है कि जल्द ही पार्टी के अध्यक्ष और प्रमुखों को यह निमंत्रण प्राप्त होगा। हालांकि शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अभी तक उन्हें किसी भी तरह का निमंत्रण नहीं मिला है। उन्हें राम लल्ला का दर्शन करने के लिए किसी भी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। जब राम मंदिर नहीं बना था तब भी वो रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या गए थे और आगे भी जाएंगे। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर उद्घाटन समारोह का जो है पॉलिटिकल इवेंट ना किया जाए। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। कांग्रेस की नेशनल अलायंस को लेकर हुई बैठक में आज झारखंड और उत्तर प्रदेश के नेताओं ने शिरकत की। कल की बैठक में बिहार, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के नेताओं के साथ 5 राज्यों के नेताओं ने शिरकत किया। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की मीटिंग में सीट शेयरिंग और दूसरे मुद्दों को 31 दिसंबर तक पूरा कर लेने पर जोर दिए जाने के बाद कांग्रेस के भीतर इन दिनों मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस की ओर से बनाई गई मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में गठबंधन समिति शुक्रवार और शनिवार को पूरे दिन अलग अलग राज्यों के पदाधिकारियों से संपर्क व विचार विमर्श करती दिखी। सूत्रों के मुताबिक 5 सदस्यीय गठबंधन समिति एक कर सभी राज्यों के प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्ष व विधायक दल के नेता से मिलकर उनके राज्य में गठबंधन व तालमेल की संभावनाओं पर विचार कर रही है। इसमें समिति हर राज्य की प्रदेश इकाई का गठबंधन लेकर मूड समझने की कोशिश करेगी, मसलन किस राज्य में पार्टी गठबंधन चाहती है या नहीं। कांग्रेस के एक अहम सूत्र का कहना था कि पार्टी गठबंधन समिति हर राज्य से मिले फीडबैक के आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष को एक रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी उस फीडबैक के आधार पर इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर बात करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने 4 तारीख को प्रदेश स्तर के नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी के नेता शामिल होंगे। कैमरा पर्सन राणा के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव में यूपी कांग्रेस के कुछ नेता इंडिया गठबंधन में मायावती की बहुजन समाज पार्टी को भी शामिल करना चाहते हैं। कांग्रेस के कुछ नेता मायावती से गठबंधन के प्रयास में जुटे हुए हैं। केंद्रीय नेताओं को यूपी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सुझाव दिया है कि मायावती से गठबंधन होने से दलित मत उनके साथ आ सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपनी अगुवाई में चुनाव लड़ना चाहते हैं। यही नहीं, जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव कांग्रेस को कुल 15 से 20 सीटें देना चाहते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय लोकदल को 4 से 5 सीटें और चंद्रशेखर रावण को 1 सीट के बाद लगभग 55 से 60 सीट पर खुद अखिलेश यादव लड़ना चाहते हैं। और अगर बसपा से गठबंधन होगा तो ठीक ठाक स्थिति होगी और कांग्रेस के हिस्से में ज्यादा सीटें आएंगी। हालांकि आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ सकती है, इस बात का आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परेशानियां बढ़ गई हैं। शुक्रवार को एक तरफ जहां वो अपनी सरकार के 4 साल पूरा होने पे बड़े जश्न के तय कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ईडी ने उन्हें 7वां नोटिस थमा दिया है। ईडी ने उन्हें 7वां सम्मन भेजा है और उसके साथ ही सम्मन में साफ तौर पे कहा गया है कि इससे पहले 6 बार उन्हें नोटिस भेजा गया था, लेकिन वो सम्मन का जवाब नहीं दिए और ना ही ईडी के सामने हाजिर हुए हैं। इसलिए इस सम्मन में साफ तौर पे लिख दिया गया है कि आप
अपने समय और तिथि के अनुसार समय दें और इसके बाद ईडी के अधिकारी आपके पास पहुंचेंगे पूछताछ करने के लिए। पीएमएलए मामले में के तहत हेमंत सोरेन से लगातार ईडी पूछताछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार वो ईडी से बचते जा रहे थे और इसके बाद ईडी ने उन्हें 7वां सम्मन जारी किया है। हालांकि इस समन में 7 रुपये कहा गया है कि 2 दिनों के अंदर वो इसका जवाब दे, लेकिन हेमंत सोरेन की तरफ से अभी इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया गया और ना ही उनके प्रवक्ता की तरफ से कुछ कहा गया है। लेकिन ये इतना साफ है कि इस समन के बाद अब हेमंत सोरेन की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। रांची से अमित कुमार सिंह के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। राजस्थान में भजनलाल मंत्रिमंडल ने शपथ ले ली है। खास बात यह है कि 2 दर्जन से भी ज्यादा यहाँ मंत्री बनाए गए हैं। महिलाओं को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है। राजनीतिक और जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। मंत्रिमंडल गठन के दौरान इस बात को तरजीह दी गई है कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह से पार्टी को आगे काम करना है और किस तरह से जातिगत समीकरणों को साधे जाना है। यही कारण है कि तमाम नए चेहरों को भी इसमें मौका दिया गया और कोशिश की गई है कि जहां बीजेपी कमजोर है उस जगह को प्रायोरिटी के साथ यहां पर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। अब तक देखा गया कि करीब 27 दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल, उनके साथ 2 डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरा और दिया कुमारी ने शपथ ली थी। उसके बाद से मंत्रिमंडल के गठन का इंतजार था और चौंकाने वाली बात यह है कि आखिरी वक्त तक मंत्रियों के नामों की सूची भी किसी को जारी नहीं की गई। बाद में करीब 2 से 3 घंटे पहले शपथ ग्रहण के मंत्रियों को कॉल किया गया, विधायकों को कॉल किया गया कि आपको मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर भजनलाल मंत्रिमंडल का गठन हो गया है और अब यही देखना होगा कि अब सरकार किस तरह से तमाम मुद्दों पर आगे बढ़ेगी। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। मराठा नेता मनोज जरंगे पाटिल ने एक बार फिर से राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि मुंबई में आंदोलन के लिए करीब 3 करोड़ मराठा जुटेंगे। मनोज जरंगे पाटिल ने कहा कि यदि उन्हें रोका गया तो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर ही आंदोलन शुरू कर देंगे। इस बीच जरंगे ने सरकार को चुनौती दी है कि यदि प्रदर्शनकारी को मंजूरी नहीं दी गई तो मुंबई में आमरण अनशन करेंगे। जरंगे ने मराठा समुदाय के लोगों से भी अपील की है कि वो मुंबई आए और राशन पानी लेकर आए, क्योंकि आंदोलन लंबे वक्त तक चल सकता है। पाटिल ने 3 करोड़ मराठाओं को जुटने की बात की है। उन्होंने कहा कि मराठा समुदाय को बंटकर नहीं रहना चाहिए। हम सभी को गरीब मराठाओं के बच्चों के भविष्य के लिए साथ आना चाहिए। हम किसी भी स्थिति को निपटने से तैयार है और पीछे नहीं हटेंगे। जरंगे पाटिल का कहना है कि वो मुंबई का ट्रैफिक नहीं रोकना चाहते और ना ही रोकेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि मराठा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। जरंगे पाटिल ने यह भी कहा कि मुंबई में लोग ट्रैक्टर के साथ आएंगे, क्योंकि आंदोलन काफी लंबे समय के लिए चलेगा और ऐसे में ट्रैक्टर के साथ ही उनका सामान भी आएगा, क्योंकि ट्रैक्टर में ही सामान ज्यादा पैमाने में रखा जा सकता है। कैमरा पर्सन सुनील भारती के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने जेपी नड्डा से मुलाकात की तस्वीरें साझा की है। साथ ही ये भी कहा है कि यूपी और बिहार को लेकर मुद्दों पर बातचीत हुई है। दरअसल योगी सरकार में मंत्री बनने के लिए राजभर लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात को सियासी लिहाज से काफी अहम भी माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। यही नहीं, बताया भी जा रहा है कि खुद ओम प्रकाश राजभर लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहते हैं और एनडीए के घटक दल के रूप में सीटों की मांग भी कर रहे हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि ओम प्रकाश राजभर लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और जेपी नड्डा से मुलाकात करने से पहले वो राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिल चुके हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। टीवी इतिहास में पहली बार अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो शायद इससे पहले आपने कभी देखी होंगी, क्योंकि अब हम आपको पीओके का वो इलाका दिखाने जा रहे हैं जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि पीओके के इन इलाकों में आतंकी मौजूद हैं जिनकी संख्या सैकड़ों में है। अब अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको पीओके का वो इलाका दिखाए जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि इन इलाकों में 18 ट्रेनिंग कैंप है और 37 लॉन्चिंग पैड हैं। इन लॉन्चिंग पैड में सैकड़ों की तादाद में आतंकी मौजूद हैं जो एलओसी के बेहद नजदीक पहुंचे हैं ताकि उन आतंकियों को एक मौका मिले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सके। लेकिन हमारे जवान 24 घंटे अलर्ट रहते हैं, तभी पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ नहीं करवा पाता है। कई आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया और अभी भी आप देखिए जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं और यही इनका मकसद है कि चुन चुनकर तमाम आतंकियों को मौत के घाट उतारना। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पुंछ से कैमरामैन पवन शर्मा के साथ मैं पंकज शर्मा। नए साल में बिहार वासियों को एक और झटका लगने वाला है। बिजली कंपनी के प्रस्ताव को अगर राज्य सरकार यानी बिहार सरकार अगर मंजूर कर लेती है तो ये तय
माना जा रहा है कि राज्य में 40 पैसे प्रति यूनिट बिजली दर बढ़ जाएगी। बिजली कंपनियों की प्रस्ताव मानी गई तो बिहार में 1 अप्रैल 2024 से सूबे की बिजली दर 33 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी हो सकती है। बिजली आपूर्ति कंपनियों ने 2024 और 25 की नई बिजली दर को लेकर बिहार विद्युत आयोग को सौंपी याचिका में इसकी मांग की है। जन सुनवाई के बाद आयोग 1 अप्रैल से पहले 2024 और 25 के लिए नई टैरिफ दर की घोषणा कर देगा। बिहार में पहले से ही कई राज्यों से ज्यादा बिजली शुल्क है और अगर एक बार फिर से यहाँ पर यानी राज्य में अगर बिजली शुल्क बढ़ेगा तो इसके साथ ही लोगों की नाराजगी भी बढ़ेगी। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुधवा करतनिया घाट से चूका बीच के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य वन्य जीव बोर्ड की 16वीं बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुधवा नेशनल पार्क, करतनिया घाट के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के चूका बीच जैसे इको टूरिज्म स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इन जगहों पर जाने के लिए 4 लेन रोड कनेक्टिविटी सुविधा भी दी जाए। साथ ही ऐसे पर्यटन स्थलों के स्थानीय लोगों को गाइड के रूप में प्रशिक्षित कर नियोजित करने, सैलानियों को ठहरने की व्यवस्था विकसित कर टूरिज्म का माहौल बनाने पर जोर दिया और कहा कि प्रदेश में हर साल में बड़ी संख्या में साइबेरियन पक्षी आते हैं। इनके या अन्य पशु पक्षियों के साथ क्रूरता करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोर्ड की बैठक में वन्य जीवों की सेवा में लगे पशु चिकित्सकों के लिए अलग काडर बनाने के निर्देश भी दिए हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। अंतरराष्ट्रीय स्तर का है इस बार का अहमदाबाद का फ्लावर शो। अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर आज से हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा अहमदाबाद में आज से ग्रैंड फ्लावर शो की शुरुआत हुई है। ये फ्लावर शो 15 जनवरी तक चलेगा। फ्लावर शो में वाइब्रेंट गुजरात, SOU, सूर्य मंदिर, विक्रम लैडर की प्रतिकृति रखी गई है। फ्लावर शो में 7 लाख से ज्यादा पौधों से 400 मीटर लंबी फ्लावर शो की संरचना बनाई गई है। वड़नगर के तोरण द्वार की प्रतिकृति जैसा आकर्षक प्रवेश द्वार बनाया गया है। इसके अलावा वाइब्रेंट गुजरात, नया संसद भवन, कार्टून चरित्र, मोढेरा सूर्य मंदिर, सतगुड़ा चंद्रयान, महिला सशक्तिकरण और ओलंपिक की विभिन्न थीम और प्रतिकृतियां देखने को मिलेगी। फूलों से बनी डायनासोर, 3 दरवाजे, पवन चक्कियां जैसी मूर्तियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहने वाले फ्लावर शो के टिकट सोमवार से शुक्रवार तक 50 रुपए और शनिवार से रविवार तक 75 रुपए। लेकिन पूर्व से आने वालों अटल ब्रिज के टिकट के लिए तय दर से 30 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। कैमरामैन वहां के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। 31st की नाइट मत होना टाइट, नहीं तो बढ़ सकती है मुश्किल। जी हाँ, अगर आप मुंबई में नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ सावधान जरूर बरतें। हालांकि इस बार मुंबई में राज्य सरकार ने सुबह 5 बजे तक पार्टी मनाने का समय दिया है। यानी सुबह 5 बजे तक होटल, बार, पब, रेस्टोरेंट और पार्टी के जो स्थल हैं वो खुले रहेंगे। लेकिन इस दौरान सरकार का काम बढ़ गया है, प्रशासन की चिंता भी बढ़ी हुई है और पुलिस का काम भी बढ़ गया है। यही कारण है कि मुंबई पुलिस ने अपने सभी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। मुंबई में नए साल के जश्न की तैयारी के लिए 15,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे ताकि कोई जो जश्न का रंग है उसमें भंग न डाल सके। इसलिए अगर आप मुंबई में नए साल का जश्न मनाने आ रहे हैं तो थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। कैमरामैन अखिलेश ठाकुर के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई।